नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। पहली खबर दोस्तों रक्षा मंत्रालय की तरफ से आ रही है। दरअसल अब रक्षा मंत्रालय ने अपने कामकाज की दक्षता की जांच के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया है। इस प्रकार की जांच से परियोजनाओं को बनाने और लागू करने में होने वाली कमियों के बारे में मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों को जानकारी प्रदान की जा सकेगी। इसके अलावा आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार, वित्तीय प्रबंधन में सुधार और जोखिम की पहचान के बारे में भी सुझाव दिए जाएंगे। बता दें कि समिति के सदस्यों में तीनों सेवाओं के उप प्रमुख, रक्षा सचिव, एकीकृत स्टाफ समिति के प्रमुख, रक्षा लेखा महानियंत्रक, महानिदेशक और रक्षा मंत्रालय और डीआरडीओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को इसमें शामिल किया गया है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि रक्षा मंत्रालय में जो कुछ काम हो रहा है और जो कुछ परियोजनाएं चल रही हैं, उन सब की जानकारी अब इस समिति के सदस्यों के द्वारा रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या या फिर कोई भी लेट लतीफी हो रही है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों अगली खबर जेट इंजन निर्माण को लेकर आ रही है। दरअसल भारत और फ्रांस ने 110 किलो न्यूटन इंजन के लिए डील पर साइन तो कर लिए हैं और अब इंजन निर्माण का जो प्रोग्राम है वो दूसरे चरण में पहुंच गया है, जहां पर इसके प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन पर काम शुरू होगा, जिसे कि डीआरडीओ की गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और साफ्रान ने अप्रूव किया है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अब भारतीय प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स को खोजना शुरू कर दिया है, जो कि इस जेट प्रोग्राम का हिस्सा होंगी, जिसमें कि ये प्राइवेट कंपनियां कंपोनेंट्स की सप्लाई, स्पेयर्स और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में भी मदद करेंगी। और इस तरीके से जो नया इंजन होगा उसका हॉट कोर सेक्शन भारत में बनाया जाएगा और फ्रांस से कुछ भी आयातित नहीं करना पड़ेगा। बता दें कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस पूरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज होगी, जिसमें कि इस इंजन की प्रोडक्शन लाइन, वेंडर की सप्लाई चेन भारतीय माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ जुड़ी होगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी होगी। इसके अलावा ग्राउंड टेस्टिंग फैसिलिटी और एमआरओ फैसिलिटी, जिसमें कि रिपेयर और सर्विस इन इंजनों की जाएगी। इन सब की इंचार्ज गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट होगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आज आईएनएस ड्रोनगिरी को लॉन्च कर दिया है। बता दें कि ये चौथा स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर ने तैयार किया है प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए। बता दें कि ये काफी हाईली एडवांस 6600 टन का गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, जो पहला भारतीय जहाज है जिसे कि मॉडुलर शिप बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें 75% यानी कि 75% प्रणालियों को भारतीय फर्म से लिया गया है। बता दें कि प्रोजेक्ट 17A एक बेहतर एडवांस स्टेल्थ फीचर के साथ है, जिसमें कि एडवांस सेंसर्स, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और 8 ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइलों के अलावा 32 बराक 8 मिसाइलें इसमें लगाई गई हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय वायुसेना की तरफ से आ रही है। जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय वायुसेना की जो सुखोई 30M की आई है, उन्हें सुपर सुखोई प्रोग्राम में अपग्रेड करना था। अब ये प्रोग्राम लेट हो सकता है क्योंकि रशिया पर प्रतिबंध लग चुके हैं। दोस्तों ऐसे में रक्षा विश्लेषक कहते हैं कि भारतीय वायुसेना को भी पता है कि ये सारी समस्याएं उनको आ रही हैं, लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने अपने ध्यान को नए MRFA डील के तहत आगे बढ़ा दिया है और भारतीय वायुसेना अब इसको प्राथमिकता दे रही है। ऐसा नहीं है कि सुखोई 30MKI को हम अपग्रेड नहीं करेंगे, इस पे पैच अपग्रेड किए जाएंगे जो कि HAL करेगा। और HAL इसमें अप स्केल उत्तम 2 रडार, नेक्स्ट जनरेशन रडार वार्निंग रिसीवर, नया एविनिक्स पैकेज और अस्त्रा मार्क 1, उसके बाद अस्त्रा मार्क 2 और अस्त्रा मार्क 3 जैसी मिसाइलों को भी इंटीग्रेटेड करेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस भी इंटीग्रेटेड की जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये समस्या काफ़ी लंबे वक्त तक होने वाली है। ऐसे में भारतीय वायुसेना भी जल्द से जल्द MRFA जो टेंडर है उसके तहत जल्द ही फैसला लेगी। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन ये है कि हमारे दुश्मन लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं सीमा पर और बहुत हद तक हम ये भी नहीं कह सकते कि लड़ाई हो सकती है, लेकिन युद्ध की स्थिति बन चुकी है। और दूसरी तरफ भारत को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि भाई रशिया पर सैंक्शन लग गए हैं और हमारा जो अपग्रेडेशन का प्रोग्राम है वो इसकी वजह से रुक गया है। इसीलिए 114 जो MRFA फाइटर जेट्स हैं वो लेने बेहद ज़रूरी हो जाते हैं और जल्द से जल्द लेने ज़रूरी हो गए हैं। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। दरअसल बोइंग ने कहा कि उन्होंने अभी हाल ही में अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट का मूल्यांकन किया है, जिसने अभी भारत में परीक्षणों को पूरा किया है। बोइंग का कहना है कि उनका ये एयरक्राफ्ट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हो सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने साथ 2 AGM-84 हार्पून मिसाइलों को ले जा सकता है, जो कि भारतीय नौसेना की एक एंटीशिप मिसाइल वाली जो सीमितता है उसको बढ़ा देगा। इसके अलावा अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के डिप्टी चीफ और भारतीय राजदूत ने अमेरिका में USS अब्राहम लिंकन का दौरा किया, जहां उन्होंने F-35 और FA-18 की फ्लाइट ऑपरेशंस को भी देखा। इसके अलावा उन्होंने US एयरक्राफ्ट कैरियर के जो क्रू मेंबर्स थे
और जो सीनियर अधिकारी थे उनसे भी बातचीत की। बहुत कुछ समझ में आ रहा है इस बात को जानकर कि भारत को अब शायद अमेरिका के F/A-18 की तरफ जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये हमारी नौसेना की ज़रूरतों को पूरा भी कर रहा है। पर से सबसे बड़ी बात F/A-18 के साथ ये है कि ये भारतीय नौसेना में मौजूद P-8I के साथ भी लिंक हो जाता है। इसके अलावा जो हम MS-60 और जो हेलीकॉप्टर्स हैं जो भारत आने वाले हैं उनके साथ भी ये लिंक हो जाता है। ऐसे में भारतीय नौसेना की क्षमता तो बढ़ेगी। दोस्तों अगली खबर S-400 को लेकर आ रही है। अमेरिका ने अब आखिरकार इस बात को मान लिया है कि वो भारत को रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम को खरीदने के लिए कार्सा के तहत प्रतिबंधों में छूट देगा और इसके लिए अब एक संशोधित विधेयक को भी पारित कर दिया है। यानी कि अब भारत का रूस से हथियार खरीदने का रास्ता साफ हो गया है। भारत अमेरिकी सांसद रोहित खन्ना उर्फ रॉक खन्ना ने इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए कार्सा में छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर मजबूरी अमेरिका की क्या है जिसकी वजह से उसे ये संशोधन विधेयक पास करना पड़ा है। दरअसल अमेरिका को भी दोस्तों अब कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन हो रही है कि चाइना बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है। ऐसे में भारत ही एकमात्र ऐसा पॉइंट है जिसके जरिए हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। बता दें कि ये जो संशोधित विधेयक था उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। वहीं रॉक खन्ना ने बताया कि अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख की वजह से भारत के साथ खड़ा होना चाहिए। हालांकि दोस्तों अमेरिका ये बात जानता है कि चीन को रोकने के लिए S-400 बेहद जरूरी है और अमेरिका को रूस से भारत के S-400 खरीदे जाने पर अब ऐतराज नहीं है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर चीन को काउंटर करता है। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी भूल होगी अगर वो भारत को ऐसे हथियार खरीदने से रोकता है, क्योंकि भारत के साथ अमेरिका के बहुत बड़े हित जुड़े हुए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि भारत को बार बार छूट देना कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाता है कि भारत अब वो देश नहीं रह गया जिसके ऊपर सैंक्शन लग जाता था और भारत चुपचाप बैठ जाता था। लेकिन मजबूरी अमेरिका की ये हो गई है कि उसको अब समर्थन देना पड़ रहा है और प्रतिबंधों से छूट देनी पड़ रही है, क्योंकि तुर्की ने जब S-400 खरीदा तो उसके ऊपर सैंक्शन ठोक दिए गए, जबकि तुर्की नाटो का सदस्य भी है। इसके अलावा तुर्की को आपत्ति भी हुई कि भैया आपने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया तो हम पर क्यों लगा दिया। वो तब से चिढ़कर बैठा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की वजह से आ रहा है और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि दोस्तों चाइना जिस तरीके से अपनी पावर को प्रोजेक्ट कर रहा है उसे देखते हुए भारत के पास S-400 भी आना ज़रूरी है, अपने पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी आने ज़रूरी है, पनडुब्बियाँ भी आनी ज़रूरी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ बनाना भी ज़रूरी है जो कि बन चुका है, क्वाड के रूप में आप देख रहे हैं। इसके अलावा I2U2 ये सारी चीज़ें जो बन रही है, इसके अलावा आप ऑकस देख रहे हैं, तो ये जो गठजोड़ है वो सब चाइना को काउंटर करने के लिए। दोस्तों अगली खबर I2U2 सम्मेलन को लेकर आ रही है। भारत, अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात ने I2U2 सम्मेलन में खास सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया है। पहले तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि I2U2 में कुछ बड़ा होने वाला है, शायद कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे डिफेंस क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स के लेवल पर। लेकिन बाद में पता चला कि ये सिर्फ खाद्य सुरक्षा के ऊपर हो रहा है और ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात भारत में फूड पार्क जहाँ वो छुआरे बेचेगा उसको लगाने की उसने बात कही है, जिसके लिए वो $2 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाला है। हालांकि ये जो फूड पार्क होंगे उसमें अत्याधुनिक और जलवायु की दृष्टि से स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि खाद्य पदार्थों की बर्बादी ना हो पाए और उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। वहीं भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कि I2U2 के पहले शिखर सम्मेलन में सकारात्मक रुख देखने को मिला और ये समूह मिलकर मानवता की भलाई के लिए काम करेगा। यानी कि फूड पार्क खुलने वाला है जो कि अत्याधुनिक है, जहाँ पर सऊदी अरब अमीरात काफ़ी सारी चीज़ें बेचेगा और खजूर यानी कि छुआरे उसकी प्राथमिकता में रहेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर बताएं। दोस्तों अगली खबर मझगांव डॉक शिप बिल्डर को लेकर आ रही है, जिन्होंने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है भारतीय फर्म्स के लिए, जिसके तहत वे संयुक्त रूप से अलग अलग तरीके के ड्रोन्स का डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, जिसमें कि मल्टी यूटिलिटी लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन जो कि इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन से लैस होगा। इसका इंड्योरेंस टाइम 10 घंटे होना चाहिए। इसके अलावा एम्फीबियस ड्रोन, हाइब्रिड एयरशिप, हैवी लिफ्ट ड्रोन, ड्रोन बेस्ड लाइव बॉय विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिप लॉन्च टैक्टिकल ड्रोन्स, वायरलेस चार्जिंग स्टेशन फॉर ड्रोन्स और इस तरीके के ड्रोन्स को संयुक्त रूप से बनाने के लिए इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो कि अमेरिका की तरफ से आ रही है। अमेरिका ने आखिरकार एक फ्यूचर अटैक हेलीकॉप्टर बना लिया है। दरअसल अमेरिका भविष्य के हमलावर हेलीकॉप्टरों के लिए साल 2018 से ही काम कर रहा है। इसका नाम है फ्यूचर अटैक रिकग्नेंस एयरक्राफ्ट यानी कि फारा। इसके तहत अमेरिका को ऐसे हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत थी जो हमला करने के साथ साथ जासूसी और निगरानी करने में मदद कर सके। अमेरिका की कंपनी बेल ने इस प्रोग्राम के तहत अपने नए हेलीकॉप्टर को तैयार किया है। बेल ने इस नए हेलीकॉप्टर का नाम 360
इन्विटिक्स रखा है। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है। इसकी खासियतों का खुलासा कंपनी ने नहीं किया है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म से जानकारी मिलती है जिसके मुताबिक इसे 2 पायलट्स उड़ाएंगे। इसमें एक इंजन होगा, लेकिन इसके लिए 2 कंपनियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी। पहला जनरल इलेक्ट्रिक का T901 टर्बोशाफ्ट, दूसरा प्रेट एंड वाइटनी। बता दें कि बेल 360 हेलीकॉप्टर की गति 330 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बता दें कि एक पायलट हेलीकॉप्टर को उड़ाएगा, दूसरा पायलट का काम गनर का होगा। इसमें 4 ब्लेड का रोटर है। इसमें 20 mm की कैनन गन टर्रेट लगी होगी जो हेलीकॉप्टर की नाक के ठीक नीचे होगी। इस गन के ठीक ऊपर साइटिंग ऑप्टिक्स और लेजर डेजिग्नेटर होंगे ताकि किसी की निगरानी करना और उस पर लेजर गाइडेड हमला करना आसान हो जाए। बेल 360 इन्विटिक्स के पंखों की लंबाई 40 फीट है। इसमें हैमर जैसी मिसाइलें लग सकती हैं। मिसाइल के लिए अलग से लॉन्चर्स को इंटीग्रेटेड करने की सुविधा दी गई है। इसका डिजाइन और हल्कापन इसे तेज गति से उड़ने में सक्षम बनाएगा। बता दें कि इस हेलीकॉप्टर की युद्धक रेंज यानी कि कॉम्बैट रेंज 250 किलोमीटर है। यह हेलीकॉप्टर अमेरिका के लॉन्ग रेंज असॉल्ट एयरक्राफ्ट की सभी जरूरतों को फिलहाल पूरा करता हुआ दिख रहा है। यह हेलीकॉप्टर घने जंगलों, शहरी इलाकों में, इमारतों के बीच या फिर व्यस्त सड़कों के ऊपर भी उड़ान भर सकता है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर को इस तरीके से बनाया गया है कि ये C-17 ग्लोबमास्टर जैसे मालवाहक विमान के अंदर भी आराम से फिट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।